गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट हमने बेटा शुरू किया था और उसमें हमने पहला पॉइंट देखा था नोवेशन का। अब सेकंड आता है बेटा हमारे पास रेसिशन। क्या होता है बेटा, मेरे साथ साथ आ जाओ। सेकंड पॉइंट रेसिशन। बेटा रेसिशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है बेटा कैंसलेशन। रेसिशन मतलब होता है कैंसलेशन। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बेटा केस समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। देखो, ए और बी। बेटा ए हमारा सेलर है और बी बायर है। ठीक है बेटा, ए ने प्रॉमिस करा बी को, ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं अपनी कार तुझे सेल करूंगा। ठीक है, और बी ने प्रॉमिस करा कि मैं तुझे 5 लाख रुपीस पे करूंगा। हो गया दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के बीच में डिसाइड हुआ दोनों के बीच में बेटा डिसाइड हुआ है डिलीवरी डेट, डिलीवरी एंड पेमेंट डेट। से फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख और आज तारीख है 1। तो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि ए बी को 15 तारीख को कार डिलीवर करेगा और बी ए को 15 तारीख को 5 लाख रुपए पे करेगा। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा। अब क्या हुआ, 15 तारीख को ए बी के पास गया कि हाँ भाई ये ले कार पकड़, पैसा निकाल। बी ने कहा यार सॉरी बट पैसे का इंतज़ाम कुछ हो नहीं पाया, सोच रहा हूँ कार खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर दूँ। ए ने कहा अच्छा हुआ भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। असल में सही बताऊँ तो मेरे को इस कार का ना एक दूसरा पार्टी 6 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं तुझे मना कैसे करूँ। ठीक है, तो अब सोचो दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं बेटा, म्यूचुअली इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल। तो ए ने भी कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, और बेटे बी ने भी कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। तो दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, रिसाइंड कर देते हैं। पक्का? तो बेटा एक बात बताओ, जब दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड कर ही लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल, तो बेटा बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया बेटा। भाई दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। म्यूचुअली, दोनों की सहमति से, दोनों की कंसेंट से, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। सिंपल बेटा, क्लियर हुआ सबको? तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं नोवेशन में और रेसिशन में क्या डिफरेंस है, तो बेटा नोवेशन और रेसिशन में क्या डिफरेंस है। नोवेशन में ना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट
एग्जिस्टेंस में आता है, जबकि रेसिशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो होता है लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। तो नोवेशन और रेसिशन में यही डिफरेंस है बेटा। नोवेशन में पुराना खत्म होगा, नया क्रिएट होगा। रेसिशन में पुराना तो खत्म होता है लेकिन नया क्रिएट नहीं किया जाता है। पक्का बताओ, समझ आया? ये बेटा हो गया आपका रेसिशन। देखो, रेसिशन मीन्स cancellation of contract with mutual consent of both parties. In such a case, old contract is discharged, पुराना खत्म हो जाता है और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। दैट इज रेसिशन। समझ आया बेटा? सिंपल सा। चलो थर्ड, ऑल्ट्रेशन। ये भी बेटा सिंपल है, खास कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, ऑल्ट्रेशन। बेटा ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज करना। तो पता है क्या बेटा, जब दोनों पार्टीज म्यूचुअली ये डिसाइड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को बदला जाए, दैट इज नोन एज ऑल्ट्रेशन। जब दोनों पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को बदला जाए, दैट इज नोन एज ऑल्ट्रेशन। ठीक है, मैं आपको बेटा एक एग्जांपल से कराता हूं। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलना। चेंज इन one or more terms of contract. Change in one or more terms of contract. ठीक है, अब बेटा कैसे होता है एग्जाम्पल देखो। सिंपल सी बात है बेटा। ए और बी। ए बेटे सेलर है, बी बायर है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा देखना। ए ने बी को ना बेटा उधार पे कुछ सामान बेचा 1 लाख रुपए का। ठीक है, और ए ने बी को क्रेडिट पीरियड दिया, 2 महीने का। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर बी इज लायबल टू पे 1 लाख टू ए। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, 2 महीने निकल गए, ए पैसा मांगने गया ड्यू डेट वाले दिन। ए ड्यू डेट वाले दिन पैसा मांगने गया बी के पास। ठीक है, पैसा मांगने गया, बट बी फेल्स टू पे। बी ने कहा यार अभी 2 महीने पेमेंट नहीं हो पाएगी यार, अभी 2 महीने से थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, मामला टाइट हो रखा है, अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा यार तेरे को। तू एक काम कर, तू मुझे 1 महीना और दे दे, तू मुझे 1 महीना और दे दे। मतलब नोटिस करो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या किया जा रहा है? चेंज। तो बेटा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया बिटवीन ए एंड बी विद न्यू टर्म्स। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना बेटा ए और बी के बीच में। ठीक है, इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ए एक्सटेंड्स अ फर्दर
क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ कि चल तेरे को 1 महीना और दे देता हूं, फर्दर क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। लेकिन इस एडिशनल पीरियड के लिए इंटरेस्ट लूंगा तेरे से, ठीक है, एट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। इस 1 महीने का इंटरेस्ट लूंगा तेरे से 12% के हिसाब से। तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बिटवीन ए एंड बी। दिस इज नोन एज ऑल्ट्रेशन। हमने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर दिया बेटा, ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, ऑल्ट्रेशन। पक्का? हमने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर दिया, चेंज। इनिशियली हमने क्रेडिट पीरियड 2 महीने का दिया था, अब हमने क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है बाय फर्दर 1 मंथ, जिसके लिए हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 12% के हिसाब से। दिस इज नोन एज ऑल्ट्रेशन। पता है बेटा, अब आप लोगों के दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन आए कि सर कल हमने नोवेशन पढ़ा था। नोवेशन 2 तरह का होता है। कौन से 2 तरह का? बिटवीन डिफरेंट पार्टीज विथ सेम टर्म्स और बिटवीन सेम पार्टीज विथ डिफरेंट टर्म्स। तो हो सकता है आप ये कहो कि सर यहां पर पार्टी सेम है और टर्म्स डिफरेंट है, तो ये तो नोवेशन है, ये ऑल्ट्रेशन नहीं है। बेटा ये नोवेशन भी है और ये ऑल्ट्रेशन भी है, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन। नोवेशन में जो एक पार्ट था ना, बिटवीन सेम पार्टीज विद डिफरेंट टर्म्स, दैट इज नथिंग बट ऑल्ट्रेशन। यानी नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन। तो ये बेटा नोवेशन भी है, ऑल्ट्रेशन भी है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन कुछ नहीं बेटा, नोवेशन का ही एक हिस्सा है। ऑल्ट्रेशन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ नोवेशन ओनली। तो यहां पर नोवेशन भी है बेटा, बिकॉज इट इज बिटवीन सेम पार्टीज बट विथ डिफरेंट टर्म्स। तो बेटा एक बात याद रखना, नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन। नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन। याद रखना बेटा, नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन, मतलब ऑल्ट्रेशन कुछ नहीं बेटा, नोवेशन का ही एक हिस्सा है। पॉइंट बताओ बेटा, ऑल्ट्रेशन का समझ आया सबको? ठीक है, देखे बेटा, ये देखो, ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंज इन 1 or more terms of the contract between सेम पार्टीज। बेटा पार्टीज सेम रहनी चाहिए, अगर पार्टीज अलग हो गई ना तो वो फिर नोवेशन है, दैट इज नॉट ऑल्ट्रेशन। तो पार्टीज सेम रहनी चाहिए। 10 ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, पुराना खत्म हो जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? ये आपका ऑल्ट्रेशन हो गया। फिर क्या है? वेवर और रेमिशन। 4th, ये भी बेटा सिंपल सा है, खास कुछ नहीं है इसमें। 4th, वेवर और रेमिशन। वेवर और रेमिशन। बेटा वेवर का मतलब क्या होता है? वेव ऑफ करना। वेव ऑफ करना, वेव ऑफ करना मतलब बेटा छोड़ना, सैक्रिफाइस करना।
वेव ऑफ का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, या आप कह सकते हो फोरगो करना, फोरगो, छोड़ना बेटा, छोड़ना। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं बेटा। अभी ये देखो, ए बी, बेटा हुआ क्या, ये जो बी था ना बेटा, इसने ए का 1,00,000 रुपए देना था, तो बी ओज ₹1,00,000 टू ए। तो बी ने ए का 1,00,000 रुपए बेटा देना था। बी ओज ₹1,00,000 टू ए। बी ने ए का 1,00,000 रुपए देना था। ठीक है बेटा। हुआ क्या बेटा, बहुत टाइम निकल चुका है, बहुत टाइम बेटा। बी ये पैसा ए को देने के लिए राजी नहीं हो रहा। ठीक है। वन फाइन डे बेटा ए बी के पास गया और उसने कहा, भाई कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, तूने मेरा पैसा अभी तक नहीं दिया है। बी कहता है, यार सच्ची बताऊं, मेरी जेब में ना तेरे को देने के लिए 1,00,000 रुपए नहीं है। 1,00,000 रुपए मैं बहुत कोशिश भी कर लूं तो मैं इंतज़ाम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, 70-75 हज़ार रुपये तक का मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। ठीक है। तो ए ने कहा, यार भागते चोर की लंगोटी ही सही, तू मुझे एक काम कर, तू मुझे 75 हज़ार रुपये ही दे। ठीक है। बी ने कहा, वो भी अभी नहीं है, हाँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरे को दे दूंगा। मतलब बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना 1,00,000 रुपए वाला, ये तो बेटा क्या हो गया, खत्म हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई रेलेवेंस रहा नहीं। अब बेटा ए और बी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना है। ए और बी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है। यहां पर लिखो, ए और बी के बीच में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसमें बेटा बी हैज प्रॉमिस्ड टू पे ₹75,000 टू ए। तो ए और बी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसमें बी ने प्रॉमिस करा है कि मैं तुझे 75 हज़ार रुपये पे करूंगा। यानी आप नोटिस करो बेटा, ए ने वैसे लेना 1,00,000 था, लेकिन वो अग्री हो गया कितने लेने के लिए, 75 हज़ार। मतलब उसने 25 हज़ार रुपये सैक्रिफाइस कर दिए, माफ कर दिए, छोड़ दिए, फॉरगो कर दिए, वेव ऑफ कर दिए। तो आप कह सकते हो कि ए ने 25 हज़ार रुपये क्या कर दिए हैं बेटा, फॉरगो कर दिए। दिस इज नोन एज वेवर, रेमिशन भी कह सकते हो आप। तो ए ने 25,000 रुपीज क्या कर दिए बेटा, फॉरगो कर दिए, वेव ऑफ कर दिए। दिस इज योर वेवर। पक्का बताओ, क्लियर हुआ? तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट बेटा डिस्चार्ज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। पुराना डिस्चार्ज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट आपका बेटा क्रिएट हो गया। सब बताओ, क्लियर हुआ? तब तक नहीं हो सकता जब तक बेटा दोनों पार्टीज का क्या ना हो, म्यूचुअल कंसेंट। मतलब हमने 4 पॉइंट्स करे हैं बेटे, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर। चारों में एक बात कॉमन है, और वो क्या है, सारी पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। कॉपी करो बेटे। ठीक है बच्चे, तो ये आपके बच्चा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने बेटा करे डिस्चार्ज में, जरा एक बार रिवाइज करो। पहला था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तीसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ। चौथा लैप्स ऑफ टाइम।
पांचवा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं करा है, चैप्टर 5 इसी के बारे में है, वहां पर डिस्कस करेंगे। और सिक्स था डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन और वेवर। और सेवेंथ आपका जो था डिस्चार्ज वो था मर्जर ऑफ राइट्स। सारे पॉइंट्स बेटे क्लियर हुए सबको? पक्का? बस लास्ट के 2 टॉपिक्स बेटा आपके रहते हैं इस चैप्टर के, क्या हैं? आ जाओ देखो, पहला है रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्या कहता है मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर देखना मेरी बात। बेटा ये वाला समझ लेना, अगला वाला अपने आप हो जाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, हेडिंग लिखो, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, अब बेटा एक बात नोटिस करो, यहां पर देखो बेटा, यहां पर भी रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट है, और अगला देखना, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बेटा एक तरह से रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट ही है। ये भी एक तरह से रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट ही है। तो 2 केस हैं बेटा, restoration of benefit under a voidable contract, restoration of benefit under a voidable contract, और दूसरा है restoration of benefit under a void contract। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का क्या मतलब होता है? मतलब कोई चीज जो आपको मिली है वो लौटाना। रेस्टोरेशन का मतलब होता है लौटाना। रेस्टोरेशन का मतलब होता है बेटा लौटाना। ठीक है, क्या लौटाना बेटा? बेनिफिट। अगर आपको कोई एडवांटेज मिला है किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो वॉइडेबल है या वॉइड है, आपको वो एडवांटेज दूसरी पार्टी को लौटाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एडवांटेज मिला है, कोई बेनिफिट मिला है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको वो बेनिफिट लौटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो आओ एक रीडिंग पहले करते हैं, फिर बेटा मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। यहां पर देखो, उसने कहा व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बेटा वॉइडेबल में कौन सी पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है? अग्रीव पार्टी के। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, मतलब अग्रीड पार्टी रिसाइंस इट। बेटा ऊपर कराया अभी रेसिशन, रेसिशन मतलब कैंसलेशन। रिसाइंस इट, द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। The party rescinding voidable contract shall, if he has received any benefits from another party, shall restore such benefits to the person from whom it was received। बेटा कहने का मतलब पता है क्या है? मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो बेटा ए, या चलो मैं आपको ना 2 मिनट बेटा, ए और बेटा एक सपोज इंश्योरेंस कंपनी है,
इंश्योरेंस कंपनी है बेटा। बेटा अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड का केस किया था और मैंने कहा था साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हाउएवर इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस थी और उसमें एक एक्सेप्शन थी बेटा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का केस। मैंने कहा था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अबरमई फिद्दई के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? अबरमई फिद्दई, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ऑनेस्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिंसेरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मेरी बात सुनो, सपोज ए ने बेटा इंश्योरेंस कंपनी को कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करा। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट बात ए ने इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं करी, तो बेटा ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा था? लॉ ने कहा था कि इस केस में अगर आप साइलेंट रहते हो तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। तो साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। यहां पर ए के पार्ट पे बेटा फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। और आपको पता है फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। कौन है बेटा अग्रीव्ड पार्टी? इंश्योरेंस कंपनी आपकी अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड किया गया है, और इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल हो जाएगा। पक्का बताओ क्लियर हुआ बेटा? बेटा इस केस में ना, इस केस में उन्होंने अब क्या बात कही, यहां पर ध्यान से समझना बेटा लैंग्वेज। ये देखो बेटा उन्होंने क्या कहा, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे है? इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, क्योंकि वही अग्रीव पार्टी है। रिसाइंस इट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहती है? कैंसिल करना चाहती है, ठीक है। द अदर पार्टी, अदर पार्टी कौन है? ए। द अदर पार्टी यानी ए नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर अग्रीव पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है तो दूसरी पार्टी यानी ए को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब ए इज नॉट लायबल टू पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। ए को प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर चुकी है? कैंसिल कर चुकी है। फिर द पार्टी रिसाइंडिंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बेटा कौन कैंसिल कौन कर रहा था? इंश्योरेंस कंपनी। शैल इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट्स फ्रॉम अनदर पार्टी restore such benefits to the person from whom it was received। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना बेटा, इसका एक फर्ज बनता है क्या? जो बेनिफिट्स इंश्योरेंस कंपनी को ए से मिले हैं, इंश्योरेंस कंपनी वो बेनिफिट्स ए को क्या करेगी? लौटाएगी बेटा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू रीस्टोर सच बेनिफिट्स। और बेटा उसे कौन से बेनिफिट्स मिले थे? प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू रीस्टोर सच बेनिफिट्स टू ए, ठीक है। तो हमारे वाले केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल था? इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन पे। इंश्योरेंस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया बेटा? कैंसिल कर दिया। तो अब याद रखना लॉ ने क्या कहा,
लॉ ने कहा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया जा चुका है तो ए अब प्रीमियम पे करने के लिए लायबल इंश्योरेंस कंपनी को नहीं है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी को सारे बेनिफिट्स क्या करने पड़ेंगे, रिस्टोर, मतलब जितना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को ए से मिल चुका था वो लौटाना पड़ेगा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा कोई एक्सपेंसेस इंकर करे हैं तो वो डिडक्ट करे जा सकते हैं, बचा हुआ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को ए को लौटाना पड़ेगा। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ बात सबको? ये है बेटा रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का क्या मतलब हुआ, जो बेनिफिट आपको मिला है आप वो बेनिफिट लौटा रहे हो, आप वो बेनिफिट लौटा रहे हो, ठीक है। और बेटा ऐसा ही कुछ केस अगला वाला है, वो है अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लेते हैं बेटा एक बार पहले। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। बेटा इसका भी मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं, आप लोग अपने रजिस्टर्स पे लिख लेना, मैं यहीं पर लिख रहा हूं बेटा। देखो ए और बी, ठीक है बेटा। ए इंडिया का है, बी से यूएस का है। बेटा ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर इंपोर्ट ऑफ शुगर, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर इंपोर्ट ऑफ शुगर। पॉइंट बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, ए बी से शुगर इंपोर्ट करेगा और उसको पैसा पे करेगा। अब ए ने क्या करा, ए ने बी को कुछ एडवांस पे कर दिया, कुछ एडवांस मनी ए ने बी को पे कर दिया बेटा, ठीक है, कुछ एडवांस पे कर दिया। लेकिन हुआ क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले बेटा गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया और गवर्नमेंट ने शुगर के इंपोर्ट पे क्या इंपोज कर दिया बेटा, बैन इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाता बैन लग गया बेटा शुगर के इंपोर्ट पे। तो बेटा शुगर के इंपोर्ट पे बैन लगते ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या बन गया बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन गया बेटा। इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना प्रैक्टिकली क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है। समझ आया बेटा? तो बेटा अब लॉ ने एक बात कही, लॉ ने कहा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन चुका है, नल बन चुका है, जीरो बन चुका है, तो जिस पार्टी को कोई बेनिफिट मिला है ना उसे वो बेनिफिट दूसरी पार्टी को लौटाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, बी को बेटा ए से एडवांस नहीं मिला था, बी इज लायबल टू रिटर्न दैट एडवांस मनी टू ए। तो देयरफॉर बी is liable to return advance to A। तो B का ये फर्ज बनता है कि वो एडवांस मनी A को वापस रिटर्न करे बेटा। क्लियर हुआ बेटा? रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया बेटा सबको? तो आपका बेटा चैप्टर 4 भी हमारा खत्म हो गया। कल से बेटा हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉपी करो बेटा। मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर 4 बेटा क्लियर हुआ है, पक्का? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।